तो ये प्रीलिम्स डोजियर रहेगा। इसमें हम लोग शुरुआत के 4 क्वेश्चंस जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था 2025 में, उसको डील करेंगे। और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर पे बेस्ड होगा, एमसीक्यू। तो फर्स्ट वन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। तो इसमें बोला गया कि ये सब व्हीकल्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स कौन सा होगा। अच्छा, ये अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल का मतलब ये होता है कि जैसे जो कन्वेंशनल व्हीकल्स था उसमें इंटरनल कंबशन इंजन लगा हुआ था, करेक्ट। जैसे उसमें पेट्रोल भरना होता है, आपको डीजल भरना होता है, तो उसके लिए आईसी इंजन लगा रहता है, इंटरनल कंबशन इंजन लगा रहता है। इसमें ये पूछने चाह रहा है कि अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल क्या क्या हो सकता है। कहने का मतलब इसमें आईसी इंजन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, समझे ना। इंटरनल कंबशन इंजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो नंबर 1 ऑप्शन देखो, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सही बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो देखते हो ई व्हीकल कहते हैं जिसको, उसमें जो बैटरी होता है, बैटरी बिल्कुल उसमें आईसी नहीं रहता है, इंटरनल कंबशन नहीं रहता। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बैटरी रहेगा, बैटरी से ही एनर्जी निकलेगा, उस हिसाब से मोटर रन होता है, उस हिसाब से गाड़ी चलता है, नंबर 1। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स। ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ना तुम्हारा एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये भी सही है। तीसरा देखोगे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, बिल्कुल ये भी एक एग्जांपल है पावर ट्रेन व्हीकल्स का, यानी कि अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स का। इसमें भी कह सकते हो, हालांकि सभी चीज़ थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, ये भी एक एग्जांपल है अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द 3, यानी कि 41 का जो यूपीएससी में पूछा गया है सेट ए का, इसका आंसर सभी हो जाएगा ऑल द 3, ठीक है। और सब पे ही मैंने थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि डीपली, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। आगे देखते हैं, विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, वही ड्रोन्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दिया गया है। ऑल टाइप्स ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। अच्छा देखो, ये ना, चलो ठीक है, यूपीएससी तो अपना स्टेटमेंट से ही बहुत कुछ बोल देती है। खैर यूपीएससी का ये स्टेटमेंट देने से ही पता चल जाता है कि गलत है। मगर मेन बात ये समझो कि जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स भी 4 टाइप्स के होते हैं। रियल में ड्रोन्स भी 4 टाइप्स के होते हैं, जिसके बारे में मैं आने वाले समय में एडिटोरियल्स लाने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी इसी वीक में एडिटोरियल्स भी लेके आऊँगा, और उसमें मैं बताऊँगा, डिटेल्स में बताऊँगा तुम लोग को कि ये 4 टाइप्स में केवल 2 ही टाइप्स है जहाँ पे वर्टिकल लैंडिंग पॉसिबल है, और दूसरे 2 टाइप्स में नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसमें ये भी हम लोग जाने कि हॉवरिंग भी सब में पॉसिबल नहीं है। हॉवरिंग मतलब एक जगह घूमना, सब में पॉसिबल नहीं है। और ये भी बताया जाएगा कि केवल जरूरी नहीं कि बैटरी सोर्स ही हो इसका पावर सप्लाई के लिए, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। तो देखो, सबका आंसर मैंने बता दिया। इसको डीप डिटेल्स में हम लोग एक एडिटोरियल में देखेंगे आने वाले समय में, इसी वीक में। तो देखो, ऑल टाइप्स ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, तो गलत हो जाएगा। 4 टाइप में 2 ही टाइप होता है जो कि वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। अच्छा, उस समय तुम लोग को बताया जाए कि वर्टिकल लैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझे ना, और क्यों 2 ही टाइप का हो सकता है, क्यों नहीं 2 टाइप में नहीं हो सकता है, तो वो हम समझेंगे, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं ऑटोमेटिक, हाँ, सभी ऑटोमेटेड होवरिंग नहीं कर सकता है, सबका अलग अलग कंडीशन है, तो ये भी काट दो। और तीसरा देखो, तीसरा स्टेट अवे भी कर सकता है। क्या ओनली सोर्स हो सकता है पावर सप्लाई का, तो ऐसा नहीं है, दूसरा तरीका भी हो सकता है ड्रोन्स को चलाने का। तो ये तीनों ही गलत है, ये डिफर्ड आउट। और मेरे समझ से मुझे ऐसा लगता है, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा नॉलेज था तो थोड़ा हल्का बता दिए, क्योंकि जाकर पढ़े हैं इसलिए हमको पता था। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि ड्रोन्स लंबा समय तक 2020 के बाद, 2020 से लेकर 25 तक ड्रोन्स का जो रूल्स में लिबरलाइजेशन हुआ है, तो उस हिसाब से तो एक क्वेश्चन बनता था उसका बेसिक। अगर को पूछा भी तो बेसिक्स ही पूछा है। अब बेसिक्स में 4 टाइप्स पूछना चाह रहा है तुमसे, मैं एक जनरल स्टेटमेंट देके, तो कुछ कुछ जो चीज़ होता है जो एक लंबा समय तक बना रहता है, उसको भी यूपीएससी पूछती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन भी है, बिल्कुल कई लोग बोलेगा कि सर इतना कहाँ से हम रट सकते हैं,
ठीक है भाई, ये रटने वाला चीज़ नहीं है, ये समझने वाला चीज़ है। देखो बच्चे लोग, तुम लोग को मैं यहीं से बोलना चाहता हूँ ये बात कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रटने वाला चीज़ नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि जो टॉपिक सदाबहार है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, तो उसमें एनोड और कैथोड, क्या एनोड और कैथोड तो सदाबहार टॉपिक है, उसका बेसिक्स तो तुमको पता होना ही चाहिए। ऊपर ऊपर पढ़ लिया, बोल रहा है कि है ना, ये वो ऊपर ऊपर पढ़ लिया तुम, उससे नहीं होगा। उसका जो फंडामेंटल्स है वो याद होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ पूछा जा रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अच्छा, हम क्यों नहीं यूपीएससी से एक्सपेक्ट कर सकते कि वो ई व्हीकल के बारे में पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। ई व्हीकल्स कब से बना हुआ है इसमें? कोबाल्ट, ग्राफाइट, लिथियम और निकल, 4 ऑप्शन दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि कितने कंपोनेंट्स, कितने एलिमेंट्स यूज़ होते हैं कैथोड में। हम जानते हैं कि बैटरी का 2 साइड होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जो एनोड है उसमें तुम्हारा कार्बन लगा रहता है, एनोड में हमेशा कार्बन लगा रहेगा, बाकी जितना चीज़ है वो सब तुम्हारा कैथोड में ही प्रेजेंट रहता है। तो कहने का मतलब जो कार्बन है, ग्राफाइट है, ग्राफाइट एनोड का हिस्सा है। बाकी जो कोबाल्ट देख रहे हो, लिथियम देख रहे हो, निकल देख रहे हो, ये सब कैथोड का हिस्सा है। तो इस हिसाब से आंसर सी फॉर कैट हो जाएगा, ओनली 3। अच्छा, इसके पीछे भी लॉजिक है। कोबाल्ट, देखो कोबाल्ट का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि ओवर हीटिंग को प्रिवेंट कर सके। उसी तरह लिथियम का भी अपना यूज़ है और निकल का भी अपना यूज़ है। जब तक एलिमेंट का बेसिक चीज़ नहीं जानोगे, हालांकि समझ रहे हो ना, यदि तुम एलिमेंट का बेसिक चीज़ जानते तो ये ज़रूर जानते कि ये एनोड में है कि कैथोड में है। इसलिए छोटे छोटे चीज़ सब यूपीएससी तो अब क्वेश्चन 100 ही क्वेश्चन देगा, वो 100 क्वेश्चन में कहीं से ही पूछ लेगा, कोई भी फंडामेंटल्स आपको। अब देखो 44 क्वेश्चन, कहोगे कि सर ये कहाँ से पूछा है, फिर इसका लॉजिक क्या है? देखो सही मायने में कहोगे तो सीक्रेट बर्ड्स, आई ग्लास लेंसेस, ये 2 जो है ना, ये बहुत पहले न्यूज़ में बना हुआ था ये चीज़। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ साल पहले सिगरेट बर्ड्स के बारे में आया था कि सिगरेट बर्ड जो नीचे का हिस्सा है वो काफ़ी प्रतिशत प्लास्टिक से बना है, इसलिए वो डिग्रेडेड नहीं हो रहा है। तो एक मैटर ऑफ कंसर्न दिखाया गया था किसी साल में, रिसेंट ईयर्स में। तो बिल्कुल सिगरेट बर्ड्स प्लास्टिक से ही बना रहता है। अब प्लास्टिक से बना होता है तो इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, आई ग्लास लेंसेस, बिल्कुल आई ग्लासेस लेंसेस तो प्लास्टिक से ही बना हुआ है, उसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता है। कार टायर्स, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कार टायर्स को लेके। तो वो कार टायर्स भी दोनों टाइप के हो सकते हैं, एक नेचुरल रबर भी यूज़ हो सकता है और एक तुम्हारा आर्टिफिशियल सिंथेटिक भी हो सकता है। जो सिंथेटिक यूज़ हो रहा है वो एक्चुअली तुम्हारा प्लास्टिक से बना रहता है। ये लॉजिक है इसका। तो तीनों ही आंसर है इसका, ऑल द 3। कई बच्चा लोग ओनली 2 मारा होगा, ठीक है, ऑल 3 तीनों ही सही होगा इसका। समझ गए ना, तीनों ही करेक्ट है। एंड मैं विथ लॉजिक बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है, क्योंकि उस समय एग्ज़ाम के टाइम में तो लॉजिक याद नहीं रहता है, बाद ही में लॉजिक पता चलेगा तुम लोग को। बस चलो ठीक है, हर क्वेश्चन पे तो हम लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और वही है सीखने वाला चीज़ है, हर साल ही कुछ ना कुछ सिखाएगा तुमको। चलो ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग करंट अफेयर बेस्ड पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू करते हैं। यहाँ पे देखो 5 तुम लोग को इनिशिएटिव बताया गया है और पूछा जा रहा है कि इंडिया किसका मेंबर है या किससे एसोसिएटेड है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जानते हो इसमें फ्रांस और इंडिया दोनों ही इक्वल स्टेक होल्डर हैं, और 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था दोनों कंट्री मिल के किए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में खोला गया है ना, गुड़गांव में। तो ये करेक्ट आंसर है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, सुनना अच्छे से, ये तो जब G20 का समिट हुआ था 2023 में, जब हम अगुवाई किए थे, तो उस समय इंडिया ने ये प्रपोज किया था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ये भी करेक्ट है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल, कि डिजास्टर के टाइम में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके लिए एक संगठन बनाया गया था। बिल्कुल इंडिया इसमें प्रोएक्टिव था। मिशन लाइफ हमारे मोदी जी ही दिए थे ग्लासगो समिट में। और जो 5 नंबर है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। अब देखो ये क्या है कि हम 2018 में एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि 1 सन 1 वर्ल्ड वाला, और उसका यूरोपियन यूनियन भी एक ग्रिड समथिंग करके एक प्रोग्राम लाया था। दोनों प्रोग्राम को मर्ज किया गया, और दोनों प्रोग्राम को मर्ज करने के बाद ये प्रोग्राम का नाम रहा 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड। तो सभी में
इंडिया प्रोएक्टिव मेंबर है, केवल एसोसिएटेड ही नहीं है, सब में प्रोएक्टिव भी है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? हाँ, डी फॉर डॉग, ऑल फाइन। आगे देखो, ISM सर एक स्पेशल चीज़ है सर, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में फ्रांस भी है, और फ्रांस के पास सर क्या बोलते हैं, वोट देने का पावर ले रखा है। अच्छा, ऐसे बोलो तो अभी मोर देन 100 कंट्रीज इसके सदस्य हैं। UN कंट्रीज, हाँ ठीक है, हाँ मोर देन यूनाइटेड, हाँ यूनाइटेड नेशंस कह सकते हो बेस्ट। अच्छा, इसमें देखो ईयर 2023 यूनाइटेड नेशंस एडॉप्टेड द पैक्ट फॉर द फ्यूचर that aims to create a legally binding framework for managing space traffic। यह पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 2023 में यूनाइटेड नेशन ने पैक्ट तो बनाया था फ्यूचर के लिए, मगर जिसमें 5 चीज़ है, अलग अलग चीज़ है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी था, कुछ इन्वायरमेंट का बात था। ये किसी भी रूप में स्पेस ट्रैफिक के ऊपर बारे में बात नहीं है, स्पेस डेब्रिस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं है। तो ये ऐसे दिया गया, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी देखोगे स्टूडेंट, ये जानते हो कि लो अर्थ ऑर्बिट्स कहाँ तक रहता है? 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो स्पेस डेब्रिस है लो अर्थ ऑर्बिट में, विल आइदर फॉल बैक टू अर्थ, या तो नीचे गिर जाएगा वो, और स्पेशली समुद्र के आसपास गिरता है क्योंकि समुद्र बड़ा स्पेस है, या फिर वो एटमॉस्फेयर में ही बॉर्न हो सकता है अराउंड 20 to 25 ईयर्स। हाँ, ये पीरियड भी 20 और 25 साल तक वो बर्न हो सकता है, इतना भी समय लग सकता है। ये करेक्ट है, ये याद कर लेना। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, 2 और 3, तो बी फॉर बॉल 2 ओनली। इसमें देखते, देखो ये बहुत ही सुंदर है। और देखो मैं तुम लोग से वो करना चाहता हूँ कि अभी गुड डेज है, ठीक है, अभी प्रीलिम्स ख़त्म हुआ है, ईजी मत लो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी ईजी मत लो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मॉड्यूल पढ़ोगे उससे कभी भी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंपल चीज़ ही करते करते करोगे ना तो वहाँ तक पहुँच पाओगे, मतलब मैक्सिमम रेंज पकड़ पाओगे। अभी यहाँ पे समझो, ये बात है एलपीजी का। हम जानते हैं एलएनजी तो हम लोग कतार से अच्छा खासा लाते हैं। जहाँ तक सवाल है क्रूड ऑयल का, तो जानते हैं 87 से 88% हम बाहर से ही मंगवाते हैं, जिसमें रसिया का 30% शेयर है। रसिया से भी खूब मंगवा रहे हैं ना हम लोग। हाँ, अब यूनाइटेड स्टेट से भी मंगवाना शुरू कर दिए अंडर डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर, जो भी हो। हाँ, एलएनजी का बात है तो एलएनजी से हमें कतार याद आता है, अच्छा खासा मंगवाते हैं। 50 से 55% बाहर से एलएनजी आता है। जब हम लोग बात एलपीजी का कर रहे हैं तो एलपीजी लगभग 60%, आई रिपीट 60% हम लोग बाहर से ही मंगवाते हैं, समझ गए, 60% लगभग। अब यहाँ पे देखते हैं कि एलएनजी कंसिस्ट ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन वेरिंग प्रोपोर्शन डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ सप्लाई। सही बात है। देखो होता क्या है कि जिस गैस से हम खाना बनाते हैं ना एलपीजी, उसमें 2 मिक्स रहता है, 2 गैस मिक्स रहता है, एक प्रोपेन और एक ब्यूटेन। जानते हो दोनों ही अल्केन हैं। हाँ, CnH2n+2, इसलिए मीथेन देखोगे तो क्या होता है, CH4 होता है। उसके बाद फिर इथेन आओगे, प्रोपेन आओगे, ब्यूटेन आओगे, इस तरह जानते हो फार्मूला रहता है, जो भी हो। अब ये देखो, जैसे कोल्डर रीजन में, बढ़िया सुनना, कोल्डर रीजन में जो गैस में, एलपीजी गैस में जो प्रोपेन और ब्यूटेन का जो मिक्सचर होगा वो डिफरेंट होगा वार्मर रीजन से। मेन कंपोनेंट प्रोपेन और ब्यूटेन ही होता है। मैं यदि भारत का हम ले तो भारत में यदि साउदर्न इंडिया में जो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन जिस तरह मिक्स करके रेशियो में दिया जा रहा है, उस हिसाब से हिमालयन रीजन में नहीं रहेगा। हिमालयन रीजन में भी प्रोपेन और ब्यूटेन रहेगा, बट उसका मिक्सचर अलग रहेगा, समझे ना, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी है प्रोपेन और ब्यूटेन का। तो मैं तुम लोग से यही कहूँगा कि प्रोपेन और ब्यूटेन के बारे में, एलपीजी के अंदर वो क्या वर्क करता है उसके बारे में एक रिसर्च करो, सुंदर तरीके से सिंपल रिसर्च करो, समझे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप उसको सप्लाई कर रहे हो, कोल्डर रीजन में सप्लाई कर रहे हो, कि वार्मर रीजन में सप्लाई कर रहे हो, ये सो ऑन। हाँ, इंडिया का जैसे अभी मैंने बताया कि इंडिया इम्पोर्ट, कितना इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, 60%, 60% के आसपास है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और देखो ये बहुत सुंदर सवाल है, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे, रिसर्च करने के बाद भी कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ पे इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रोपेन हैज़ हायर एनर्जी डेंसिटी कंटेंट देन ब्यूटेन। हाँ, अब यहाँ पे समझो क्या बोलना चाह रहा है ये। हालांकि डेंसिटी वर्ड हटा दो, डेंसिटी वर्ड हटा दो, एनर्जी कंटेंट भी बोल सकते हो, सिंपल समझने के लिए। देखो प्रोपेन हो ब्यूटेन हो,
ये दोनों को नापने का तरीका दो तरीका है। एक तो तुम वॉल्यूम के हिसाब से भी नाप सकते हो, वॉल्यूम के बेसिस पे भी नाप सकते हो, और ठीक है, एक दूसरा तरीका भी होता है वेट नापने का। तो वेट के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से दोनों तरीके से नाप सकते हो। अच्छा, पता क्या चलता है कि वेट के हिसाब से प्रोपेन या ब्यूटेन में कोई एक ज़्यादा हो जाएगा, फिर जब वॉल्यूम के हिसाब से नापोगे तो फिर दूसरा अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब फिक्स्ड नहीं है कि प्रोपेन ज़्यादा एनर्जी कंटेंट देता है कि ब्यूटेन ज़्यादा देता है, क्योंकि दोनों पैरामीटर से दो अलग अलग हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है ये, क्योंकि जब दो पैरामीटर के आधार पर हम नापते हैं वॉल्यूम और वेट के हिसाब से ना, तो दोनों अलग हो जाता है। एक में दिखाएगा एनर्जी कंटेंट ये ज़्यादा है वॉल्यूम के हिसाब से, तो दूसरा दिखेगा तुम्हारा वेट के हिसाब से ये ज़्यादा है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा अच्छे से शोध कर लेना। और बचपन क्लास में पढ़े हो, छोटे क्लास में पढ़े हो कि यदि एलपीजी जब महकता है तो कौन सा गैस लगाया जाता है? हाँ, मिथाइल इरेक्टेप्टन, हाँ इरेक्टेप्टन ऐसे कुछ है ना वर्ड, बिल्कुल उसके वजह से। थोड़ा बेसिक्स देख लेना ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, ओनली वन। आगे देखो, हाँ बिल्कुल, इसीलिए इस मॉडल में भी इसलिए बनाया गया है, इजी सिंपल बनाया गया। एलईडी देखो, एलईडी यूपीएससी क्यों नहीं पूछे तुम लोग से? यदि नहीं पूछा है तो फिर पूछने का चांसेस तो 100% है एलईडी। और 11-12 में जो तुम लोग साइंस बैकग्राउंड से हो, तुम लोग जानते हो कि एलईडी का कितना इंपॉर्टेंस है। हाँ, एसी से डीसी यूनिडायरेक्शनल करंट ले जाने में एलईडी का कितना बड़ा रोल है। और एलईडी क्या है कि आप अलग अलग चीज़ लगा के, अलग अलग सेमीकंडक्टर से डोप करके, अलग अलग एलिमेंट्स लगा के आप डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर सकते हो। सही बात है कि नहीं है? और एलईडी ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा बेटर है, और इसका एप्लीकेशन वाइड है। और जानते हो कि एलईडी पावर बहुत कम कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ बल्ब। इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, उसके कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी ये कंज्यूम करता है, कम एनर्जी ये कंज्यूम करता है। तो एलईडी का बेसिक्स तुम लोग ज़रूर रिसर्च कर लेना। देखो टेक्नोलॉजी क्या है, एलईडी के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है कि ठीक अपोजिट है फोटोवोल्टाइक सेल का। फोटोवोल्टाइक सेल में क्या होता है कि बाहर से काइनेटिक एनर्जी आया, उसको हीट किया, तो पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है और चारों दिशा में जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो गया। मगर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें करंट क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल में बह रहा है, एक ही डायरेक्शन में बहता है। जैसे एसी को डीसी में बनाना है तो रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है, वही डायोड को यूज़ किया जाता है। समझे? तो पहला आंसर सही है ये। डायोड देखो बोला गया, डायोड क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड होते हैं, कैथोड होते हैं, और इसी के बीच में इलेक्ट्रिसिटी बहता है, और ये इसलिए यूनिडायरेक्शनल है। और हम ये भी जानते हैं कि एलईडी को इस तरह डिजाइन कर सकते हो, इस तरह डोपिंग कर सकते हो, इस तरह सेमीकंडक्टर उसमें मिक्स कर सकते हो, अलग अलग चीज़, जिसके वजह से वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट कलर्स आपको दिख सकता है। जैसे अभी वाइट कलर का देखते हो तो तुम ब्लू कलर का भी ला सकते हो एलईडी, तुम रेड कलर का भी ला सकते हो, तुमको जो भी कलर का चाहिए वो कलर तुमको मिल जाएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है ये, ऑल द थ्री। यहाँ पे देखते बहुत सुंदर क्वेश्चन देखो, चाइना के बारे में आया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन ओवरऑल फैक्ट्री आउटपुट। सही बात है, चाइना पूरा दुनिया के लिए फैक्ट्री है, नहीं फैक्ट्री हाउस है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया उस हिसाब से। नंबर 2 देखो, ये भी करेक्ट है कि चाइना वर्ल्ड में लीड करता है क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में, स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़्यादा है ना। एक तो खुद उस कंट्री में बहुत ज़्यादा, और जो नहीं है उसके लिए भी वो दूसरे कंट्री में अच्छा खासा इन्वेस्ट करता है, और प्लस टेक्नोलॉजी इसके पास है निकालने वाला, जो कि दूसरे कंट्री के पास नहीं है। अच्छा, तीसरा देखो, क्या चाइना लीड करता है ग्लोबल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में? तो नहीं, चाइना नहीं करता, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें चाइना नहीं करता है, तो 3 काट दो। 4 नंबर देखते हैं, चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन होल्डिंग द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी का फॉरेक्स है किसी कंट्री का, तो वो चाइना है। हाँ बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था तुमको। जैसे इंडिया का $700 बिलियन के आसपास, रफली हम लोग मान के चलते हैं कि $700 बिलियन का हमारा फॉरेक्स है, तो 4 to 5 टाइम्स तुम्हारा चाइना का है। तो कह सकते हो इंडिया का जितना जीडीपी है उसके आसपास उसका तो केवल फॉरेक्स है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या चाइना लीड करता है दुनिया में ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में? तो नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग में करता है। यदि हम सर्विस का बात करेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स का टक्कर नहीं है चाइना।
सर्विस के मामला में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 3 और 5 गलत हो गया और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यानी क्या हो जाएगा, बिफोर बॉल ट्री ओनली। बहुत सुंदर, देखो बिल्कुल यूपीएससी पूछ लिया ना इस बार क्वेश्चन इससे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसलिए कहते हैं इकोनॉमिक्स का बेसिक्स हमेशा संभाल कर रखो। इकोनॉमिक्स से पूछा भी तो बड़ा ही बेसिक्स पूछा है 2025 में, मगर हर टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि जो सरप्लस ट्रांसफ़र है आरबीआई का, वो क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। स्टेटमेंट करेक्ट है। हम जानते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक नॉन टैक्स और एक टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। नहीं, तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है वो सरप्लस फ्रॉम आरबीआई है। डिविडेंड्स जिसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो सरकार यदि प्रमोट कर रही है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहाँ से यदि डिविडेंड्स आ रहा है या पीएसयू से डिविडेंड्स आ रहा है, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो पहला तो और दूसरा सही हुआ। जहाँ तक सवाल है डिसइन्वेस्टमेंट का, ध्यान सुनना, डिसइन्वेस्टमेंट का, तो डिसइन्वेस्टमेंट नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है। तो क्या है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है। खैर हम जानते हैं कि ये लगभग 2-3 साल में डिसइन्वेस्टमेंट कोई ज़्यादा नहीं उठा है। और इस बार तो जो सरप्लस ट्रांसफ़र है आरबीआई का, इस बार तो हद ही पार कर दी है हम लोग। 7.5% कंटीजेंसी फंड मेंटेन करने के बावजूद भी 2.69 लाख करोड़ सरकार को ट्रांसफ़र किया गया है। ये अपने आप में हाईएस्ट बोनेंजा है ये रिसेंट टाइम्स में, समझे। इंटरेस्ट रिसिप्ट, अच्छा जो सरकार पैसा देती है उसके ऊपर लोन आता है ना, मतलब लोन देती है तो इंटरेस्ट आता है ना, वो भी इंटरेस्ट, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ही है। और यूज़र चार्जेस, जो यूज़र चार्ज मतलब जो भी आप खर्च करते हो, मतलब जो भी आप यूज़ करते हो, यूज़र चार्ज मतलब क्या कहते, उससे जो टैक्स बनता है वो भी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ही है। सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तुम लोग को कहेंगे कि थोड़ा यूज़र चार्जेस के बारे में थोड़ा पता कर लेना, क्योंकि अभी तक तुम लोग यूज़र चार्जेस के बारे में सुने नहीं थे। ये 3 चीज़ सुने थे, तो यूज़र चार्जेस के बारे में तुम लोग थोड़ा सा पता कर लेना इसका। तो हाँ, जो आप यूज़र है, कोई चीज़ यूज़ कर रहा है तो उससे जो चार्ज बनता है, सिंपल बात है। जैसे आप टॉयलेट जाते हो, पब्लिक टॉयलेट जाते हो, तो वो भी यूज़र चार्जर्स है कि आप सर्विस ले रहे हो एंड यू आर पेमेंट, आप 5 रुपये 10 रुपये दे रहे हो पैसा। तो इसमें देख लेना, मगर ये स्पेसिफिक टर्म नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़र चार्जेस, उसका परिभाषा क्या है, तो देख लेना बढ़िया से उसको। हाँ देखो, बिल्कुल ये डे टू डे करंट अफेयर्स में आया था ना, तो उस समय वो वर्ड नहीं आ रहा था मेरे पास, ठीक है। जानते हो कि ये सब शब्द ही ऐसा है। अब देखो यहाँ समझो कि भारत सेमीकंडक्टर में बहुत पीछे रह गया, मगर कोशिश हम किए हैं, ऐसा नहीं है। शुरू से हम लोग 5 साल से जो एडिटोरियल्स अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग हमेशा एक ही बात करते थे कि भारत सेमीकंडक्टर बस में बहुत पीछे रह गया। कोई बात नहीं, हम प्रयास किए हैं, टाटा प्रयास किया है ना, और जो ताइवान का जो कंपनी है, तो दोनों हम लोग एक कोलैबोरेशन किए हैं। और याद करो ये गुजरात में धोलेरा में, और वहाँ पे बहुत बड़ा खोलने का बात है, कारखाना खोलने का बात है। अब देखो इसका भी अलग अलग स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो सबसे पहले हम लोग वेफर बनाने में प्रयास करेंगे। वेफर मतलब क्या है कि जो चिप है, चिप का जो पहला जो लेयर है वो बनाना, वो वेफर है। गौर करना, विदेश का जो कंपनी, देखो डिज़ाइन में हम लोग जीरो, डिज़ाइन हम लोग कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन का मोनोपोली केवल यूएस के पास है। तो पहला स्टेज एक्चुअली डिज़ाइन होता है, जिसमें इंडिया अभी तो कहीं पे भी नहीं दिखेगा तुमको। तो इंडिया को पता है कि डिज़ाइन तो हमारा होगा नहीं, डिज़ाइन तो पूरा यूएस का ही है वर्ल्ड में, उसको छोड़ देते हैं। वेफर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वेफर। और वेफर मैन्युफैक्चरिंग में भी हम ये नहीं बोल रहे कि हम 4 नैनो करेंगे, 5 नैनो करेंगे या 3 नैनो करेंगे। हम डायरेक्ट बोलेंगे हम 28 नैनो से शुरू करेंगे, कि जो नॉर्मली यूज़ होता है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज़ होता है, समझे। तो देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेज है वेफर बनाना, फर्स्ट स्टेज डिज़ाइन है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेफर थ्रू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैब्रिकेशन यूनिट्स, तो ये पहला स्टेज है, ये करेक्ट है। बोला इंडिया, क्या बोला, विच ऑफ द अबव आर पार्ट ऑफ इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, तो ये सही है, फर्स्ट वन। सेकेंड देखो असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। जब वेफर बन गया तो असेंबली होगा, है ना, उसका फिर टेस्टिंग होगा, फिर मार्किंग होगा और फिर पैकेजिंग होगा। ये सेकेंड स्टेज है। अच्छा, अब बढ़िया सुनना इस बात को, या तो एक कंपनी कर सकता है ये चीज़। एक कंपनी क्या कर सकता है, फैब्रिकेशन किया, वेफर बनाया, उसका सेकेंड स्टेज में क्या है तुम्हारा,
हाँ, मैं सेकेंड स्टेज इसलिए बोल रहा हूँ कि पहला स्टेज हम लोग मान के चलते वेफर है, हकीकत में पहला स्टेज डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन को छोड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं। इंडिया का बात करते हैं हम लोग ना, फैब्रिकेशन हुआ पहला स्टेज हम लोग के लिए, जो कि रियल में सेकेंड स्टेज है। फिर जो सेकेंड आएगा, यानी कि इसके हिसाब से सेकेंड जो आएगा उसमें ATMP कर रहे हैं। तो एक कंपनी क्या कर रहा है, ATMP कर रहा है। यही चीज़ आउटसोर्सिंग भी करवाया जा सकता है। जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी से काम करवाए तो उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे US में बैठा हुआ कंपनी सब इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल के करवा रहा है, तो वो आउटसोर्सिंग है। तो बिल्कुल थर्ड स्टेप भी सही है कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, इस पर भी हमारा ध्यान है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको बड़ा मार्केट करना है तो आपको ये काम दूसरे को सौंपना पड़ता है। देखते हो कैसे डिजिटल जाइंट बनता है बड़ा बड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, ऑल 1 2 एंड 3, समझ गए। हाँ, अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ड्यूरिंग द पास्ट 5 years गुजरात अट्रैक्टेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्फ्लोस। ये गलत स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र है, गौर करना। महाराष्ट्र लगभग 35 से 36%, या रफली कहोगे 30 से लेकर 35% लगभग अकेला राज्य है जो कि FDI को अट्रैक्ट कर रहा है। और हम जानते हैं कि अभी FDI आ भी किस में रहा है, इक्विटी इन्फ्लोज हो रहा है, यानी कि शेयर खरीदने में हो रहा है, ब्राउन फील्ड में हो रहा है। सही बोलो, ब्राउन फील्ड में हो रहा है, जो कि पहले से इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इक्विटी में आ रहा है। 70% तो इक्विटी में ही आ रहा है कि पहले से जो कंपनी है उसमें शेयर खरीदने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा ना, कि ग्रीन सेक्टर में नहीं आता है। तीसरा देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम्स विद अ मैंडेटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। नो, ये पहले था, मैं इसको हटा दिया गया। अब FDI आने का मतलब ये नहीं कि मैंडेटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। और ये भी तो रोना है, क्योंकि अब जो FDI का तौर तरीका है ना कहीं FPI की तरह मैच कर रहा है वो। तो जिसको हम स्टेबल मनी कहते हैं, कहीं ना कहीं वो हॉट मनी जैसा लगने लगा है। तो सभी गलत स्टेटमेंट है इसका, समझ गया ना। हाँ, नॉन हो जाएगा। क्या बोले, सॉरी। हाँ, पहले था, पहले ये था कि हाँ, नहीं, इससे संबंधित नहीं है। वो ये था कि आपको यदि डिफेंस में खर्च करना है, पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं, मोदी जी के रेजिम में ही था ये, कि यदि कोई कंपनी डिफेंस में खर्च करना चाहता है तो उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। डिफेंस को लेकर था। हाँ, डिफेंस में यदि FDI करना है उसके लिए था ये, नॉर्मल के लिए नहीं था, क्योंकि डिफेंस में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का बात होता है। उसके बाद मोदी जी ने क्या रियलाइज़ किया, हमारी सरकार ने क्या रियलाइज़ किया कि कोई आ ही नहीं रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाला वर्ड हटा दिया गया। उसका फिर इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया। तो ये पर्टिकुलरली जो बोल रहे हैं ना, वो डिफेंस के लिए था एक्चुअली। दैट्स इट, कंप्लीटेड।